चुनाव आयोग क्या जवाबदेही से बच रहा है, क्योंकि शायराना अंदाज केवल उनका दिखाई देता है। चुनाव आयोग तो मोदी जी के एक तरीके से इशारे पे काम करने वाले उनके कार्यकर्ता हैं, तो इसका मतलब हम लड़ाई ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, अदालतों में भी और अदालतों के बाहर भी। हाँ, लेकिन वो सोने से खरे चीज़ को दिखाएंगे नहीं, किसी को कसौटी को टच नहीं करने देंगे, तो कि तब खुलेआम पता लग जाएगा। ये वही है ना, इनकी जो ये लड़ाई तो ये हार चुके थे। अब ये थोड़ी सी सांस इन्होंने जयराम रमेश जी और दूसरे स्लीपर सेल्स में सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के किए, लेकिन हम इसको भी झेलेंगे। आरएसएस और बीजेपी को भी झेलना है, हम दोनों को झेलेंगे, हम एम्बिट करवा देंगे। तब भी हम ये मशीनों को हटा के पेपर बैलेट से चुनाव कराने की तो रणनीति हमारे पास है, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देती हैं तो 150 पे मैंने बोला है महाराष्ट्र में। इससे आपको लगता है अमित शाह जी को या जो भी मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति है उससे खुशी होगी बाबा साहब से? कितना भी ड्रामा कर लेंगे, मन में जो है ना वो निकल के आता है, जैसे पार्लियामेंट में आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ बैनर तले एक बार फिर से महमूद प्राचार्य सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जाने माने परिचय के मोहताज ने ईवीएम के खिलाफ लड़ाई को और तेज करते दिखाई दे रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई रणनीति साझा कर दिए कि किस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ने वाली है। बातचीत करते तो समझते हैं कि ईवीएम का मुद्दा बार बार जो तूल पकड़ता है, आखिरकार उसको लेकर अब लड़ाई कहाँ तक पहुंची। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ईवीएम की लड़ाई तो आप एक लंबे समय से लड़ रहे हैं सर, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति है, कैसे इस लड़ाई को आगे ले जाया जाएगा? देखिए, आरएसएस और बीजेपी ने अपने सबसे अच्छे हथियार जो हैं जयराम रमेश, वेणुगोपाल को जब सामने एकदम एक्सपोज कर दिया लाके, तो इसका मतलब हम लड़ाई ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, अदालतों में भी और अदालतों के बाहर भी। बड़ा आंदोलन कल मैं मध्य प्रदेश की भूमि पे कल 10,000 लोगों से भी ज़्यादा बड़ी एक रैली थी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने की इन चुनाव में चोरी की मशीनों के खिलाफ। लेकिन सर क्या फॉर्मूला है, क्योंकि चुनाव आयोग की बात करें तो जवाब देता है, और जवाब इस निराले अंदाज में देता है कि सोने से भी खरा ईवीएम मशीन है। हाँ, लेकिन वो सोने से खरे चीज़ को दिखाएंगे नहीं, किसी को कसौटी को टच नहीं करने देंगे, तो कि तब खुलेआम पता लग जाएगा कि ये कसौटी पे जो है बिल्कुल सोना नहीं है, ये टोटल फ्रॉड है, ये तो बिल्कुल मिट्टी भी नहीं है। आपने कहा कि अगर लड़ाई में और पॉलिटिकल पार्टी साथ दे दे तो 150 सीटों पर चुनाव संभव है। महाराष्ट्र की बात भी कर रहे हैं और यूपी के उपचुनावों को लेकर भी बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला सीधा सीधा है, कानूनी लड़ाई है ये। हमने जो ये सबूत इकट्ठे किए हैं इतनी मेहनत करके ईवीएम के माध्यम से, ये सीसीटीवी और इसके माध्यम से, ये इलेक्ट्रॉनिक ये जो वीडियोग्राफी के जरिए, सीसीटीवी फुटेज के जरिए, ये अपने आप दिखा देंगे। ये चुनाव आयोग का ही डॉक्यूमेंट होगा और ये अपने आप दिखा देगा कि चुनाव में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने गड़बड़ घोटाला किया। लेकिन प्राचार्य जी, अभी आपने देखा होगा सरकार ने किस तरीके से चुनाव आयोग या चुनावी प्रक्रिया को लेकर बदलाव किया, बड़ा फैसला लिया, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये वही है ना, इनकी जो ये लड़ाई तो ये हार चुके थे। अब ये थोड़ी सी सांस इन्होंने जयराम रमेश जी और दूसरे स्लीपर सेल्स में सुप्रीम कोर्ट में केस डाल के किए, लेकिन हम इसको भी झेलेंगे। हमारी तो लंबी लड़ाई है ना, हमें स्लीपर सेल्स को भी झेलना है और हमें आरएसएस और बीजेपी को भी झेलना है, हम दोनों को झेलेंगे, हम एम्बिट करवा देंगे। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाइए, स्लीपर सेल्स आप किसको कह रहे हैं, क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं और आपकी लड़ाई को कैसे कमजोर कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, हमारे सोशल आंदोलन के अंदर, हर जगह इन लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी ने अपने करोड़ों क्या हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके जो स्लीपर सेल्स लगा रखे हैं, अपने एजेंट्स लगा रखे हैं, वो हर जगह नेतृत्व को गुमराह करते हैं, हर जगह अपनी पार्टी को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि पार्टी की लीडरशिप को गुमराह करके गलत रास्ते पे ले जाती है और उनको खड्डे में गिरवाने का काम करती है। लेकिन हम सभी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बचाएंगे और स्लीपर सेल्स को हम बाहर करा के या उनको एक तरीके से निरस्त करके कानूनी लड़ाई जीतेंगे। अब हम जीतने के कगार पे आ चुके हैं। लेकिन प्राचार्य जी, आप कह रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, वो हमारे सबूत के तौर पर हम कोर्ट में रखेंगे, लेकिन आपने देखा कि अभी जो फैसला लिया गया है सरकार की ओर से, ये तो मान्यता उसको अब रद्द कर दी गई, एक तरीके से उसको कंसिडर ही नहीं किया जाए। नहीं, ये हमने सोच रखा था और हम लड़ाई जीत रहे हैं। ये लड़ाई हम जीत रहे हैं, इसीलिए ये स्लीपर सेल की चाल चली गई है, लेकिन हमने प्लान बना रखा है, हम जीतेंगे। कानूनी लड़ाई हम पूरी तरीके से जीतेंगे।
कैसे लड़ेंगे उसमें? चुनाव आयोग के साथ साथ क्या सरकार को भी आप घसीटेंगे कोर्ट के अंदर? सरकार तो है ही ना। देखिए, चुनाव आयोग, सरकार तो एकदम कटघरे में है ही। हमारे एक तरीके से जैसे कानूनी बंदिश में पूरी तरीके से फंस चुकी है। इसीलिए तो ये स्लीपर सेल्स को लाएं, ताकि कांग्रेस से पिटीशन फाइल करा के हमारे केस को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन आपकी लड़ाई कितनी मजबूत, क्योंकि आप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि महाराष्ट्र के अंदर 150 सीटों पर दोबारा चुनाव करा कर रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की मदद चाहिए। वो मदद नहीं मिलती तब भी हम ये मशीनों को हटा के पेपर बैलेट से चुनाव कराने की तो रणनीति हमारे पास है। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देती हैं तो 150 पे मैंने बोला है महाराष्ट्र में, 90 से ज़्यादा सीटें लोकसभा की, हरियाणा की 16-17 सीटें और उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव में और ये झारखंड के भी चुनाव में हम 10 से 15 सीटों पे दोबारा चुनाव कराने के लिए सक्षम हैं। चुनाव आयोग ने जो अभी जवाब दिया है कांग्रेस के आरोपों को लेकर कि वास्तविक मतदान प्रतिशत में बदलाव असंभव है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? प्रतिशत को लेकर भी वो नकार रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इससे भी किनारा नहीं। कांग्रेस पार्टी के स्लीपर सेल ने उसको बिल्कुल ही मतलब एक ऐसा वो कर दिया है कि बिल्कुल भी वो कोई भी कार्रवाई करने के लिए सक्षम ही नहीं रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी कोई भी लड़ाई उन्होंने आज तक नहीं लड़ी। कौन सा केस आज तक डाला इसके पहले? राहुल गांधी जी के ऊपर हमले हो रहे हैं, प्रियंका गांधी जी के हमले हो रहे हैं, उन्होंने कौन सा मजबूत कानूनी कार्रवाई की है आज तक? तो ये तो बिल्कुल साफ है ना कि चुनाव के अंदर जो भी वो गड़बड़ हो रही है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर स्लीपर सेल्स, दूसरी ऑपोजिशन पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं उनसे मिलीभगत करके आरएसएस और बीजेपी करा रही है। अचानक से जो चुनाव नियमों में बदलाव किया गया है, इसके पीछे क्या मंशा आप समझते हैं? ये लड़ाई हार चुके थे तो इसीलिए गोल पोस्ट बदलते। तो जब वो हार चुके थे तब उन्होंने गोल पोस्ट ही बदल दिया। लेकिन हम उस गोल पोस्ट पे भी चुनाव जो लड़ाई जीतने के लिए तैयार हैं। हमने ये सोच रखा था ये ऐसा ही करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। तो क्या पहले से ही आपने उस चीज की रणनीति बनाई हुई है? बिल्कुल 100% प्लान बी तैयार है? बिल्कुल तैयार है और प्लान बी प्लान ए से भी ज्यादा मजबूत है। ये अभी आने वाला वक्त बता देगा। जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है वो स्लीपर सेल से निपटना। तो क्या अब आपकी लड़ाई जो है वो ईवीएम से थोड़ी सी सटक गई है और ये स्लीपर सेल पर आ गई है? नहीं, देखिए, अब हमें जो जितनी भी फौजें थी आरएसएस और बीजेपी के पास, जो हमारे पीछे भी थी, वो भी अब हमारे सामने आ गई है। तो एक तरह से हमारे लिए और भी अच्छा हो गया। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बयान देते हैं संसद के अंदर बाबा अंबेडकर का अपमान, इसको लेकर भी आपकी क्या राय है? जी, अमित शाह जिस तरीके से बयान देते हैं, हालांकि आपने तो कंप्लेंट भी लिखवाई थी, उस पर अभी क्या कुछ अपडेट उस पूरे मामले को लेकर मिल रही है? नहीं, वो तो अदालत से ही होना है ना। और हम देखिए सिर्फ इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। इस्तीफा मांगना अमित शाह जी की मदद करने जैसा है। उनको माफ़ी मांगने का मौका देना एक तरह से उनकी मदद करने जैसा है। मदद और इस्तीफे से तो कुछ होना नहीं है ना। माफ़ी और इस्तीफे से उन्होंने एक अपराध किया है या नहीं किया है। अपराध किया है तो वो जेल जाएंगे, उनका पद जाएगा, उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप जाएगी। नहीं किया तो वो बरी होंगे। सीधी सी बात है। अगर जो भी जेनविनली बाबा साहब के लिए केयर करता है तो उसे आके हमारे केस में हमारी मदद करनी चाहिए, बदलिया साहब की मदद करनी चाहिए। और हम अमित शाह साहब को पूरी कोशिश कराएंगे कि उनको 5 साल तक की सजा हो। अब ये तो फैसला अदालत के हाथ में। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगने की जगह विपक्ष पर आरोप लगाते दिख रहे हैं कि अपमान वो सदाबहार करते आए हैं बाबा अम्बेडकर का। तो इसके बाद उन्हें एक राइट मिल गया बाबा साहब की बेइज्जती करने का। अगर कोई और करता है तो इनको भी राइट मिल गया। ये है बुनियादी बात। और इससे जो भी इमोशनल भाषण देके या जिस प्रकार से भी इस मुद्दे को भटकाना चाहता है बदलिया साहब के केस को, वो मैं नहीं समझता बाबा साहब के लिए सीरियस है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं और उन्हीं के अंडर सब कुछ आता है कानून व्यवस्था? आज तक मैं तो कोई इस प्रकार का केस हारा नहीं हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा। अब अगर आगे कुछ ऐसा होगा तो वो भी देखेंगे, हम उसका भी चैलेंज है तो फेस करेंगे। पर मैं आज तक ऐसा कोई केस हारा नहीं हूँ, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। लेकिन क्या महमूद प्राचा ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते वो नाम बन चुका है जिसका नाम अब महाराष्ट्र के सीएम भी लेते हैं और तंज कसते हैं? नहीं, वो तो पूरी आरएसएस ने पूरा इकोसिस्टम बना रखा है ना। ऑप इंडिया मेरे ऊपर वो लिखती है। पूरे दुनिया में इन्होंने मेरे लिए जो बहुत सारे लोग बिठा रखे हैं कि वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए उनको तनख्वाह दी जा रही है या पैसा दिया जा रहा है। अब ये तो वो अभी जैसे डॉक्टर रितु ने कहा था ना कि वो सर से या गर्दन से पकड़ लिया हमने उन्हें, तो अम्बेडकरवाद ने मनुवाद को गर्दन से पकड़ लिया।
तो वो अब छटपटाहट में बड़े बड़े लीडर भी डायरेक्ट आके मेरा नाम ले रहे हैं, वो भी अपनी मेडन स्पीच में महाराष्ट्र की असेंबली में। तो ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन अब क्योंकि वो फंसी इतने ज़्यादा गए, तो वो तो मुझे देखिए, कोई मुझे मरवाने की चेष्टा कर चुके हैं, मेरे ऑफिस में रेड करवा चुके हैं अमित शाह जी। अब अमित शाह जी से ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस जी ज़्यादा ताकतवर हैं, तो वो भी अपनी कोशिश कर लें। हम अम्बेडकरवादी हैं, झुकने वाले नहीं हैं, और हमें जीतने की आदत है, हम जीतेंगे। और ये जो लोगों ने बोला है ना, जो धमकाने की कोशिश की है मुझे फडणवीस साहब ने, उसके लिए भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम तो कानून और संविधान के हिसाब से चलते हैं। लेकिन क्या इसी कानून और इसी संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल की जा रही। जिस तरीके से संसद के अंदर अमित शाह, तो क्या वही मंशा है कि संविधान और अंबेडकर का जो इतिहास है वो मिट जाए? लड़ाई वही है ना बुनियादी। आज क्या दिन है? मनुस्मृति दहन का दिवस है ना। इससे आपको लगता है अमित शाह जी को या जो भी मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति है उससे खुशी होगी बाबा साहब से? कितना भी ड्रामा कर लेंगे, मन में जो है ना वो निकल के आता है, जैसे पार्लियामेंट में आया। कितना भी नाटक कर लें, बाबा साहब की फोटो लगा लें, ये कर लें, ये सब अगर कोई मनुवादी करता है तो वो ड्रामा मानते हैं मुझे। दिल में होता है ना तो वो नज़र आता है। जैसे मेरे मुंह से कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निकलेगा या बाबा साहब निकलेगा, कभी भी एक शब्द निकलेगा ही नहीं। आप अम्बेडकर फैशन, ये तो मतलब ये कभी निकलेगा ही नहीं, मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे मन में इज्जत है। जो बोल ही रहा है, जिसके मन में उनको घृणा है उनके मन, उनके लिए, और होनी भी चाहिए। मनुवाद पे सबसे बड़ा हमला कुठाराघात अगर किसी ने मॉडर्न टाइम्स में किया है तो वो अम्बेडकर साहब ने किया है, संविधान के जरिए किया। तो अब मनुवादी उनके ऊपर हमला ना करें तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना। मैं इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया हम उसका जवाब देंगे। लेकिन महमूद प्राचा जी, जो लंबे समय से आप लड़ाई लड़ते आ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, इस लड़ाई में चुनाव आयोग की भूमिका कैसे देखते हैं? क्योंकि चुनाव आयोग क्या जवाबदेही से बच रहा है? क्योंकि शायराना अंदाज केवल उनका दिखाई देता है। चुनाव आयोग तो मोदी जी के एक तरीके से इशारे पे काम करने वाले उनके कार्यकर्ता हैं। तो निष्पक्ष एक एजेंसी होती है, वो चुनाव आयोग अलग चीज़ होती है, और वो राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे बैठे हैं वो अलग अलग होते हैं। दोनों में हमें फ़र्क समझना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर एक संस्थान को कंट्रोल में कर लिया? यस, हर एक संस्थान पे जो ऐसे लोग जो कि ईमानदार नहीं हैं वो बिठा दिए हैं, जो उनके इशारे पे चलते हैं और उस पद की गरिमा को बर्बाद करते हैं, ख़त्म करते हैं। 17C ये क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 17C ये कुछ चुनाव आयोग भी इस बात का जिक्र कर रहा है कि इसमें कुछ धांधली नहीं हो सकती है, आप इसको लेकर? ये चोर की चोरी पकड़ने का एक जरिया है, और भी बहुत सारे जरिए हैं, उसमें से मजबूत जरिया एक ये भी है। अगर नहीं है तो दे देना, अगर चोरी नहीं की तो दे दें। उसके लिए कानून बदलवा लिया, मोदी जी ने कानून बदल दिया, खुद अपनी पार्टी से भी नहीं पूछा, अपनी पार्टी से भी नहीं पूछा। कानून वैसे तो पूछने की ज़रूरत क्या है उन्हें, लेकिन फिर भी ये भी नहीं है कहीं रिकॉर्ड पे कि उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी पूछा हो किसी से। तो क्या वोट की चोरी पकड़ी जाती इसीलिए रातों रात कानून में तब्दीली? उनकी ईमानदारी या बेईमानी जनता अपनी आंखों से देख लेती, इसलिए उन्होंने कानून में चेंज किया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने ईमानदारी की थी या बेईमानी की। लेकिन इन दिनों जो लड़ाई देखने को मिल रही है अम्बेडकर साहब को देखकर, अम्बेडकर को लेकर मिल रही है सर। एक मिनट। ओ हेलो, बड़ा युद्ध चल रहा है अभी। मैं सिर्फ आपसे इतना समझ, क्योंकि मेरे दर्शक आपको बाखूबी जानते हैं, और ईवीएम का सबसे प्रमुख चेहरा आप बन चुके हैं जो उसके खिलाफ लगातार डटकर लड़ाई लड़ रहा है। कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी? और आप साफ कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लेकिन क्या इतनी आसान है लड़ाई? अब तो हम जीत के कगार पे पहुंच चुके हैं ना। अब तो जब मैं यही कह रहा हूँ ना, जो छुपे हुए फौजी थे उनके, जो स्लीपर सेल थे, उनको एक्टिव करना पड़ा, तो हम लड़ाई एकदम जीत चुके हैं। अब ये ज़्यादा दिन चलने वाली लड़ाई नहीं है, सिर्फ इतनी लड़ाई बाकी है अब ये कि क्या हम लोकसभा की 90 सीटों पे दोबारा चुनाव 6 से 8 महीने में करा पाते हैं, नहीं करा पाते हैं? क्या हम महाराष्ट्र में 150 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव करा पाते हैं, नहीं करा पाते? दोबारा इतना बड़ा लड़ाई बची है। ये मशीनें तो जाएंगी, ईवीएम तो, और पेपर बैलेट आएगा ही, इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी। बल्कि अब हम दिल्ली और बिहार के चुनाव जो है ना, वो ईवीएम का जो जहर है उसको कम से कम कर देंगे। इससे भी अमित शाह जी और मोदी जी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो क्या ये समझा जाए कि 1 साल के भीतर देश के अंदर कुछ नया देखने को मिलने वाला है? जैसे आपने कहा लोकसभा के चुनाव भी दोबारा हो सकते हैं 90 सीटों पर, महाराष्ट्र की। अब क्योंकि छुपे हुए फौजी भी सामने आ गए ना, जासूस भी सामने आके लड़ने पे मजबूर कर दिया हमने। तो अब जब जासूस भी सामने आ गए तो अब हमें पीछे से तो मार नहीं सकते, और आगे से हम हार नहीं सकते। सीधी सी बात है, पीछे से ये मार नहीं सकते अब हमें, क्योंकि स्लीपर सेल सामने, आगे से हमें मार नहीं सकते। ठीक है,
आखिरी बाबा अंबेडकर को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरीके से देश के अंदर राजनीति देखने को मिल रही है? सत्य प्रकाश को बोल दो, मना अब मत करिए। सर, जिस तरीके से देश के अंदर अंबेडकर के नाम पर बीते कई दिनों से राजनीति देखने को मिल रही है, क्या संदेश आप दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, ये सब अगर कोई सीधा संदेश देना चाहता हूँ, बाबा साहब ने रास्ता दिया संवैधानिक और कानूनी, जो उसके हिसाब से चल के बदलिया जी जैसे केस किया है, उस पे चल के सज़ा दिलाने का काम कर रहा है, वो सच्चा अम्बेडकरवादी है। बाकी जो अम्बेडकर साहब का नाम इस्तेमाल करके उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। महमूद प्राचा हमारे साथ हैं, जिनसे हम समझ रहे थे कि ईवीएम के खिलाफ ये लड़ाई अब और कैसे तेजी से आगे बढ़ने वाली है, और इसमें चुनाव आयोग के साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी भी फंसने वाली है। और देखना ये भी होगा कि जैसे वो लोकसभा की 90 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने का दावा कर रहे हैं, महाराष्ट्र की 150 सीटों पर चुनाव दोबारा होगा, इस बात को कह रहे हैं, तो क्या कुछ होता है आगे, ये देखना होगा। फिलहाल